समकालीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित एवं यशस्वी लेखकों में से एक गोवर्धन यादव की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, घर वापसी। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह से ही मनोहर की दाईं आंख फड़क रही थी। जब जब उसकी दाईं आंख फड़की है तब तब उसे शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। उसे डाकिया आता दिखा। उसने सहज रूप से अंदाज़ा लगाया कि आज वो उसके बेटे की चिट्ठी जरूर लेकर आएगा। वो प्रसन्नता से भरने लगा। पोर पोर में रोमांच हो आया था। उसका मृगी मन कुलाचे भरने लगा। सूखी देह फिर हरियल होने लगी। इसी दिन का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। विगत 4 माह से दिनेश का पत्र नहीं आया। इसी कारण वो पगलाया सा रहने लगा था। खाने पीने में उसे अरुचि होने लगी थी। रात की नींद और दिन का चैन छिन गया था। एकांत क्षणों में ऊट पटांग विचार आते जो दिल और दिमाग को मथ जाते। एक दिन तो वो डाकघर जा पहुंचा था और अपनी चिट्ठियों के बारे में पूछताछ करता रहा। डाकिये ने जब इनकार की मुद्रा में अपनी भारी भरकम गर्दन हिला दी तो उसका शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप गया। तरह तरह के प्रश्न उसके दिल में साल बोरर की तरह छेद करते रहे। अगरबत्ती की तरह दिन रात सुलगता रहा। ये विचार भी मन में आया कि वो खुद शहर चला जाए और अपनी आंखों से सभी को देख आए। चाह कर भी वो वैसा नहीं कर पाया। एक तो बुढ़ाती देह, ऊपर से कमज़ोर आंखों की वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक बार वो शहर गया था। चिंटू का जन्मदिन था। संयोग से दिनेश साथ था। हवा से बातें करती मोटर में बैठकर उसे लगा कि वो हवा में उड़ा जा रहा है। उसकी घिघी बंध गई थी। अनगिनत वाहनों को बेलगाम दौड़ता देख वो डर सा गया था। ठगा सा रह गया था गगनचुंबी इमारतों को देखकर। उसे इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा था कि शहर का आदमी चलता कम है और दौड़ता ज़्यादा है। उसकी बुद्धि चकराने लगी। वो अकेला जा पाएगा इसमें संदेह होने लगा। पहली बार में हिम्मत जवाब दे गई। दिनेश पत्र नहीं लिख पाया। इसका कारण समझ में आता है। सूरज की पहली किरण के साथ वो उठ बैठता है। दैनिक कर्म के बाद बगल में टिफ़िन दबाए घर से निकल पड़ता है। उसे रास्ते में बस भी बदलनी पड़ती है। अगर पहली बस नहीं पकड़ी जा सकी तो दफ्तर समय पर पहुंच पाना संभव नहीं। उसका कार्यालय भी उसके घर से 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। अतः समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अति उत्साहित होते हुए दिनेश ने बतलाया था कि वो दफ्तर से लोन लेकर मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहा है। सुनते ही वो बमक गया था। उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि बुरा ख्याल तत्काल मन से बाहर निकाल फेंके। बेलगाम भागते वाहनों को देख चुका था। वो ये भी देख चुका था कि आदमी आदमी की तरह सड़क पर चल भी कहाँ पाता है। सभी स्पीड में होते हैं। सभी आगे निकल जाना चाहते हैं। आगे निकल भागने की खतरनाक प्रवृत्ति के चलते वो गफलत का शिकार हो जाता है और असमय ही मौत को गले लगा बैठता है। अपने अल्प प्रवास में वो कई दर्दनाक हादसे देख चुका है। शहर की ना अपनी कोई तमीज़ होती है, ना इंसान के मन में दया ममता सहानुभूति ही। वो हादसों को देखकर आगे बढ़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। कोई हमदर्दी नहीं जताता। वो नहीं चाहता कि इसकी इकलौती संतान भी कभी दुर्घटना का शिकार बने। उसने समझा दिया था कि बस से आने जाने में ही फ़ायदा है। समय बचाना यहाँ ज़रूरी नहीं है, जान बचाना आवश्यक है। जान है तो जहान है। अंत में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए उसने आदेश दिया था कि वो भूल कर भी मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा और ना ही वो इसके लिए इजाज़त देगा। दिनेश की बात समझ में आती है कि उसके पास दम मारने की फुर्सत नहीं है। जब फुर्सत ही नहीं है तो क्या खाक को पत्र लिख पाएगा। पर बहू रानी क्या करती है दिन भर। दिनेश ऑफिस चला जाता है। चिंटू अपने स्कूल चला जाता है। फुर्सत ही फुर्सत रहती है उसके पास। वो चाहे तो एक आध पोस्ट कार्ड अपने बूढ़े ससुर के नाम लिख सकती है। पर महारानी लिख पाए तब ना। निपट देहाती अनपढ़ गंवार बहू ब्याह लाता तो बात दूसरी थी। वो तो शहर के कॉलेज की पढ़ी लड़की को बहू बनाकर लाया था। ऐसा भी नहीं कि उसे पत्र लिखने का शऊर नहीं होगा। सब जानती होगी। दिन भर टीवी फीवी से चिपकी रहती होगी। सच है, समय कहाँ है उसके पास। उसे रजनी पर क्रोध हो आया था। वो कुछ और सोच पाता। डाकिये ने पत्रों के बंडल में से एक पत्र छांटकर उसके हाथ में थमा दिया। वो अपने विचारों की तंद्रा की खोल में से पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया था कि डाकिया जा चुका था।
उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। पत्र हाथ में आते ही लगा कुबेर का खजाना हाथ लगाया है। उसके पूरे शरीर में प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी। उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। पत्र पर लिखी इबारत दिनेश के हाथ की ही थी। प्रसन्नता के साथ उसे अफसोस भी होने लगा। सोचने लगा, काश वो पढ़ा लिखा होता तो अब तक पत्र पढ़ जाता, समाचार से अवगत हो चुका होता। पता नहीं दिनेश ने पत्र में क्या लिख भेजा है। मजमून जानने के लिए वो तावला हुआ जा रहा था। उसे गोपाल की याद हो आई। उसने झट में पैरों में जूते डाले और घर से निकल पड़ा। रास्ता चलते उसे होश आया कि वो बंडी धोती में घर से निकल पड़ा है। गांव में सब चलता है, कहते हुए व्यग्रता से वो आगे बढ़ चला था। रास्ता चलते कई विचार साथ चलने लगे थे। गोपाल घर में मिलेगा या नहीं, वो खेलने कूदने न निकल गया हो, संभव वो खेत पर निकल गया हो। खैर, वो उसे ढूंढ निकालेगा। बड़ा प्यारा बच्चा है गोपाल। फिर पूरी ट्यूनिंग भी मिलती है उससे। जहाँ भी मिलता है दादाजी प्रणाम अथवा दादाजी पाए लागू कहना नहीं भूलता। कोई काम बतलाओ फौरन कर डालता है। पढ़ने को कहो झट तैयार हो जाता है। उसके पढ़ने का ढंग निराला है। ऐसे बाँचता है मानो आंखों देखा हाल सुना रहा हो। लिखने की कहो फौरन दवात कलम उठा लाता है। लिखता भी क्या गजब का है, मानो कागज़ पर मोती टाँक रहा हो। उसने दूर से ही देख लिया, शायद वो कहीं जाने की तैयारी में था। देखते ही वो ऊंची आवाज़ में बोल उठा, गोपाल, दिनेश का पत्र आया है। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया था। बोलने को बचा क्या था। उसकी चाल में गेंद सी उछाल थी। लंबे डग भरता हुआ वो आगे बढ़ चला। दादाजी पाए लागू कहता हुआ गोपाल उसके पैरों तक झुकाया था। उसने उसे उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया था। उसे सीने से चिपकाते हुए उसे लगा ममता का एक सोता अंदर बह निकला है। भाव विवल होते हुए उसके नेत्र सजल हो उठे थे। गोपाल ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और ओटले पर बैठते हुए उसे खोलने लगा। वो भी उससे सटकर बैठ गया। विस्फारित नज़रों से वो उसे लिफाफा खोलते देखता रहा। पत्र की तहें ठीक करते हुए अब वो पत्र पढ़ने लगा था। पिताजी। पिताजी सुनते ही लगा कि किसी ने मिश्री घोलकर उसे कानों में उड़ेल दी हो। उसकी देह गन्ने की सी मीठी होने लगी थी। उसे ऐसा भी लगा था कि दिनेश सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठकर बातें कर रहा हो। आनंदपूर्वक हूँ। ऑफिस की व्यस्तताओं की वजह से पत्र लिखने में काफ़ी विलंब हुआ। पत्र न मिलने से आपको कितनी मानसिक पीड़ाओं के बीच से गुजरना पड़ा होगा। आप पर कैसी क्या बीती होगी, इस दर्द का मुझे एहसास है। कृपया माफ़ करने की कृपा करें। पिताजी, मैंने कितनी ही बार आपसे विनती की है कि आप यहाँ आकर हमारे साथ रहें। आपको लेकर मैं अक्सर चिंताओं से घिरा रहता हूँ। आप गांव में निपट अकेले रहते हैं। आपको कहीं कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। मेरी भी आखिर कोई जवाबदारी है आपके प्रति। आप भली भांति जानते हैं कि दफ्तर से बार बार छुट्टियां लेकर मैं गांव नहीं आ सकता। आप आना नहीं चाहते, मैं बार बार नहीं आ सकता। ऐसे में कैसे काम चलेगा। आपके न आ सकने का कारण मैं जानता हूँ। आप खेती बाड़ी, मकान और मवेशियों की वजह से वहाँ फंसे रहते हैं। मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूँ कि इन सबको बेच डालिए, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। हम या तो यहाँ बना बनाया मकान खरीद सकते हैं अथवा प्लॉट लेकर मकान बनवा सकते हैं। आप हम सब साथ रहेंगे। आपको चिंटू का भी साथ मिल जाएगा। वो भी दादाजी की रट लगाए रहता है, उसे आपका साथ मिल जाएगा। आप ही तो कहते हैं मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। पत्र में आगे था, अपने किसी निजी काम से गोविंद शहर आया था। मुझसे उसकी मुलाकात हुई थी। मैंने पहल करते हुए उससे कहा था कि कोई अच्छा सा ग्राहक बताए। खेती बाड़ी न बेचने की वो भी कह रहा था। मेरी ही जिद देखकर वो सभी कुछ खरीदने को तैयार हुआ। वो ये भी कह रहा था कि तय कीमत के अलावा भी वो 5-25 ज़्यादा देने को तैयार है। वो ये भी कह रहा था कि घर की चीज़ घर में ही रहेगी। फैसला अब आपको करना है। इतना अच्छा खरीदार कहाँ मिलेगा। आप अपनी सहमति असहमति के बारे में लिख भेजें, मैं समय पर आ जाऊंगा ताकि रजिस्ट्री वगैरह करा ली जाए। शेष शुभ। आपका दिनेश। एक एक शब्द वो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। खेत बाड़ी घर बेच देने की बात सुनते ही वो बमक गया। उसके चेहरे पर क्रोध की परछाइयाँ छाने लगीं। वो तनाव से घिरने लगा। उसकी आंख क्रोधाग्नि से भड़कने लगी। वो दांत पीसने लगा था। उसे लगा कि असंख्य बर्र मक्खियों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया है। शब्द अंदर उतरकर विस्फोट करने लगे थे।
अंदर सब क्षत विक्षत था। वो तमतमा कर उठ खड़ा हुआ। गोपाल के हाथ से लगभग पत्र छीनते हुए उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उछालते हुए घर की ओर लौट पड़ा। गोपाल ने संभवतः आज पहली बार दद्दा को इस तरह भड़कते देखा था। दद्दा का रौद्र रूप देखकर वो घबरा सा गया था। घर आकर वो कटे हुए लट्ठे की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। वो आवेश में उबल रहा था। इतना होने के बावजूद उसकी सोचने समझने की बुद्धि बराबर काम कर रही थी। उसे दिनेश की बुद्धि पर तरस आने लगा। वो सोच रहा था, दिनेश अभी बच्चा है, अकल का कच्चा है, तभी तो ऐसी बातें सोच पाया। उसने कैसे अनुमान लगा लिया कि दद्दा ऐसा कर सकता है? निश्चित ही गोविंद ने उसे भड़काया होगा। वो किसी अन्य काम से शहर नहीं गया था, बल्कि वो अपने मनोरथ लेकर दिनेश से मिला होगा। जब वो अपना दांव दद्दा पर नहीं लगा पाया तो उसने दिनेश को अपना मोहरा बनाया और वो बेवकूफ़ इसके झांसे में आ गया। गोविंद परले दर्जे का लंपट है, बदमाश है, धूर्त है, चालबाज है, हरामी है। आए दिन वो गांव में कोई ना कोई बखेड़ा करता रहता है। प्रपंच रचना उसकी फितरत है। उसकी गिद्ध दृष्टि हमेशा दूसरों की जायदाद पर गड़ी रहती है। दाना डालकर तमाशा देखने की उसकी आदत है। साला हरामी, हरामखोर, बदमाश, कुत्ते का पिल्ला, और भी ना जाने कितनी गालियां वो बुदबुदाते हुए देता रहा। गोविंद का नाम जुबान पर आते ही लगा मुंह का स्वाद कसैला हो आया है। उसका जी मिचलाने लगा। आग थू करते हुए उसने गला साफ किया और खेतों की ओर बढ़ चला। हरी भरी लहलहाती फसलों को देखकर उसका चेहरा अब कमल की भांति खिलने लगा था। आंखों में ठंडक भरने लगी थी। शीतल हवा के झोंकों ने बदन से लिपटते हुए शीतलता की लेप चढ़ा दी थी। तपते बदन को राहत मिलने लगी। शरीर पर उभर आए दंश के निशान मिटने लगे। खेत की मेढ़ों से चलते हुए वो वृक्ष की टहनियों को हाथ में लेकर हिलाता चलता, मानो वो अपने मित्र से हाथ मिला रहा हो। कभी वो पेड़ों के तने पर अपनी हथेली से हल्की सी थाप देता, मानो उसकी पीठ सहला रहा हो। ऐसा करते हुए प्रसन्नता से भरने लगा था। ऐसा कुछ करते हुए उसने अपने पिता को देखा था। बाल सुलभ जिज्ञासा से उसने पूछा था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। प्रश्न सुनकर पिता गंभीर हो गए थे। वे आकाश की ओर सर उठाकर देखने लगे थे। शायद आकाश में फैले शब्दों के संजाल समेटने की कोशिश कर रहे थे। जानते हो मन्नू, ईश्वर ने धरती की उत्पत्ति के ठीक बाद पेड़ पौधे लगाए, फिर असंख्य जीव जंतु पैदा किए। बादल, बिजली, पानी वे पहले ही बना चुके थे। ईश्वर की फिर अपनी मजबूरी थी। यदि वो आदमी की उत्पत्ति नहीं करता तो कौन बताता ईश्वर कैसा है। ईश्वर के मन में भी मानव को लेकर कुछ लालसाएं थीं। ईश्वर की मजबूरी कहें अथवा कुछ भी कह लें, उसे आदमी को धरती पर भेजने का निर्णय लेना पड़ा था। जानते हो मन्नू, इन्हीं पेड़ पौधों ने आदम जात को खाने को मीठे मीठे फल दिए तो तन ढकने को अपनी खाल दी। इन्हीं पेड़ों की छाल पहनकर और सभ्य कहला पाया। आदमी ने बदले में इन्हें क्या दिया? सच मानो मन्नू, यही असली धरती पुत्र हैं। ये एक पल के लिए भी धरती का साथ नहीं छोड़ते। वृक्षों को ऋषि भी कहा गया है। मन्नू, एक पते की बात और सुनो। आदम जात का कोई भी उत्सव हो, तीज त्योहार हो, बिना वृक्ष की उपस्थिति के संपन्न नहीं होते। यहाँ तक कि आदमी जब प्राण त्यागता है तो वृक्ष ही उसका साथी साबित होता है। वो भी उसके तन के साथ जलता हुआ अपना अस्तित्व मिटा देता है। आदमजात जब प्रसन्नता से इन वृक्षों से मिलता है तो ये बेहद खुश हो जाते हैं। कोई उन्हें गले लगाए अथवा टहनी पकड़ के हिलाए तो प्रसन्न होने लगते हैं। यदि इन्हें क्रोध में धारदार हथियार दिखलाओ तो सिहर उठते हैं। मेरे पिता ने समझाया था कि इनमें प्रेम का दर्शन छुपा हुआ है। वो अपनी ज़मीन को निष्प्राण टुकड़ा नहीं मानता। धरती माँ होती है। वो अपनी माँ को बेचने के लिए कैसे सोच सकता है? उसे अपनी पिछली 7-8 पीढ़ियों के बुजुर्गों का नाम कंठस्थ है। वो कदापि अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहता। वो गोविंद के मकसद को सफल नहीं होने देगा। उसने खेत से अंजलि भर मिट्टी उठाई, अपने माथे से लगाया। ऐसा करते हुए वो भावुक हो उठा था। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। मनोहर को अपनी भूल का एहसास होने लगा था। उसने क्यों कभी दिनेश को इस रहस्य से परिचित नहीं करवाया? वो दिनेश को समझाएगा कि वो नौकरी छोड़कर चला आए। क्या रखा है शहर में? भीड़ भाड़, चीखते चिल्लाते भागते शोर मचाते वाहन, यही तो है शहर। सांस लेना भी मुश्किल, पग पग पर डेरा डाले मौत। जब से पास वाले शहर ने सुरसा की तरह अपना विस्तार लेना शुरू किया है, तब से उसने गांवों की खुशहाल जिंदगी को निगलना शुरू कर दिया है। गांवों के पढ़े लिखे नवयुवकों, मजदूर मिस्त्रियों को शहर के आकर्षण ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया है।
गाँव में बचे रह गए हैं वे लोग जो खेती बाड़ी छोड़कर नहीं जा सकते, वे लोग जो अपाहिज हैं, लाचार हैं, बीमार हैं। गांधी जी कभी इसी गांव में आए थे। उन्होंने कभी कहा था, गांवों में ही हिंदुस्तान बसता है। नगर महानगरों में विस्तार लेते चले गए, गांव कंगले और उपेक्षित होते चले गए। वो जानता है कि सामान्य परिवार को जीवन यापन करने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। वो ये भी जानता है कि उसे माह 2 माह अथवा 4 माह में कुछ रकम भी भेजनी पड़ती है, तब जाकर उसका बेटा शहर का खर्च उठा पाता है। वो दिनेश को समझाएगा और बतलाएगा कि क्या ज़रूरत है शहर में रहकर समय बर्बाद करने की। अगर वो एक शहरी नौजवान को समझाने में सफल हो गया तो अपने आप को धन्य मानेगा। विचारों की श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने देखा सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। देखते ही देखते सुरमई अंधियारा गहराने लगा था। बैलों के गले में बंधी घंटियों के मध्यम स्वर कानों से आकर टकराने लगे थे। घंटियों के स्वर स्पष्ट हो चले थे। पास से गुजरने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गोविंद ही था। मेड़ पर बैठकर उसने टेर लगाई। कौन, गोविंद? हाँ दद्दा, मैं गोविंद ही हूँ। आज बड़ी देर कर दी तैने, जरा एक बात तो सुन। मैंने सुनो हो तू अपने खेत बाड़ी सबे कुछ बेचन बारो है। का कीमत धरी है तैने? कीमत जो भी धरे होवे वो से 25-50 ज़्यादा दूंगो। फिर घर की चीज़ घर ही में रहनी भी चाहिए, जा में भलाई भी है। गोविंद को उसने माकूल जवाब दे दिया। गोविंद को मौन पाकर वो मुस्कुरा उठा। गोविंद के पास कोई जवाब नहीं था। बिना प्रत्युत्तर दिए वहाँ से खिसक जाना ही ठीक लगा था उसको। उसे रोकते हुए उसने ऊंची आवाज़ में टेर लगाई। अरे गोविंद, रुक तो सही, ऐसी भी का जल्दी है? एक खुशखबरी तो और सुनता जा। गोविंद जानता था कि दद्दा से इतनी जल्दी पिंड छूटने वाला नहीं है। हार कर उसने बैलों को एक पेड़ के तने से बांध दिया और उल्टे पैर लौट पड़ा। दद्दा, जो कछु कहने हो जल्दी कह डालो, कई काम करने अब बाकी पड़े हैं। अरे बड़ी खुशखबरी है रे, सुनते ही खुश हो जावेगा। दिनेश की चिट्ठी आई है, वो नौकरी छोड़ छाड़ के गाँव लौटन वारो है ना खुशखबरी तेरे लाने? खबर सुनते ही गोविंद का चेहरा फक पड़ गया था। उसकी सारी योजना खटाई में पड़ गई थी। दद्दा को धन्यवाद दे या फिर भला बुरा कहे वो समझ नहीं पा रहा था। शब्द जैसे गले में आकर अटक गए थे। चलने के पूर्व वो इतना ही कह पाया था, अच्छा दद्दा, चलत हूँ, काल फिर मिली हैं। इतना कहते हुए वो अंधेरे में गुम हो गया। अंधकार में दद्दा के चेहरे पर जैसे चांद उगाया था, जिसका प्रकाश वे स्वयं देख सकते। हालांकि बेटे के रुख को लेकर उनकी चिंता कम नहीं हुई थी। अभी आप सुन रहे थे गोवर्धन यादव जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, घर वापसी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके ही कहानियाँ सुनें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।